Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 7 of chapter 3 clearing settlement and legal framework of capital market module for class 12. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं impositions of margins और एक मार्जिन वैर मार्जिन के बारे में भी बात करेंगे और आज उसी मार्जिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के दो पिलर्स होते हैं, एक कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, दूसरा मार्जिन। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट हमने अपने पार्ट 6 में पढ़ लिया था आज की वीडियो में, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि व्हाट इज मार्जिन। मार्जिन में आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि मतलब एक एडवांस पेमेंट जो कि क्लाइंट अपने ब्रोकर को देता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ऑन एन अपफ्रंट बेसिस जिसको बोला जाता है। ठीक है, जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है क्लाइंट तो अपने ब्रोकर को कुछ पैसे देता है, कुछ टोकन मनी देता है, और वही सेम अमाउंट ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क। ओके, तो ये होते हैं मार्जिन। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्जिन इम्पोज होते हैं, किस तरीके से उनको लगाया जाता है, ठीक है, कैसे उनको इम्पोज किया जाता है, और एक वैर मार्जिन, वैर मतलब वैल्यू एट रिस्क मार्जिन के बारे में आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन्स। इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन्स मतलब for imposition of margin the stock are categorized on basis of their trading frequency and impact cost। सी मतलब कि मार्जिन लगाने के लिए स्टॉक को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और कितनी इम्पैक्ट कॉस्ट है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि ट्रेडिंग जो डे चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो पूरा समय चल रहा है, उसमें एक सिक्योरिटी जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितनी तेजी से वो ट्रेड हो रही है, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम में वो ट्रेड हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक टेबल हमें दिखाई गई है, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन क्या होता है। इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन, देखिए सिक्योरिटीज जो होती हैं उसको पहले ही इन लोगों ने मतलब एक्सचेंज ने तीन ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर रखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 3, ग्रुप 1 में आती है लिक्विड सिक्योरिटीज, ग्रुप 2 में आती है लेस लिक्विड सिक्योरिटीज और ग्रुप 3 में आती है इलिक्विड सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कि एटलीस्ट मतलब कि ओवर द प्रीवियस 6 मंथ्स में वो सिक्योरिटी 80% ऑफ द डेज ट्रेडिंग उन सिक्योरिटीज में होनी चाहिए। और जिन सिक्योरिटीज में पिछले 6 महीनों में 80% डेज में अगर ट्रेडिंग हुई है तो वो मतलब वो ग्रुप 1 सिक्योरिटीज है, मतलब लिक्विड सिक्योरिटीज है। लिक्विड सिक्योरिटीज का मतलब है कि जिनके मार्केट में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जिसके नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जिन सिक्योरिटीज के बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसिकली वो लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, एटलीस्ट 80% ऑफ द डे, मतलब कि कम, लेस लिक्विड सिक्योरिटीज मतलब कि कम से कम 80% ऑफ द डे, सेम ही है ज़्यादातर। ठीक है, अब आ जाते हैं इलिक्विड सिक्योरिटीज, मतलब कि लेस देन 80% ऑफ द डेज, मतलब 6 महीने में 80% ऑफ द डेज से भी कम जिसमें ट्रेड हुआ हो वो होते हैं इलिक्विड सिक्योरिटीज। अब बात करते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट की। सी इम्पैक्ट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसको मतलब कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जिसमें कि कम लिक्विडिटी के कारण क्या होता है, सेलर्स को, जो सेलर है उसको हो सकता है कि अपनी जो सिक्योरिटीज है उसको कम पैसे में बेचना पड़े। मान लो कि एक सिक्योरिटी जो उसका एक प्राइस 100 रुपये का था वो अब 80 रह जाए। ठीक है, ये जो कॉस्ट है, खरीदने या बेचने की कॉस्ट नहीं, ये जो कॉस्ट जो बीच में जो आती है, ठीक है, जिसका लॉस एक नोशनल लॉस जैसा हमको दिखाई देता है, या फिर कोई बायर है उसने सिक्योरिटीज खरीदने के लिए उसको ज़्यादा पैसे पे करना पड़े, तो ये होता है, ये जो कॉस्ट होता है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, जिसमें कि लिक्विड जो सिक्योरिटीज है उसमें लेस देन और इक्वल टू 1% का इम्पैक्ट कॉस्ट का रहता है कि इतना हो सकता है। ठीक है, लेस लिक्विड सिक्योरिटीज मतलब कि मोर देन 1% और इलिक्विड सिक्योरिटीज ये। ठीक है, फॉर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड फॉर लेस देन 6 मंथ्स द ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एंड द इम्पैक्ट कॉस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग द हिस्ट्री ऑफ द स्क्रिप्ट। जो सिक्योरिटी की स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से ही ये सब चीज़ें, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट कॉस्ट कितना है इसे कंप्यूट किया जाता है हिस्ट्री ऑफ द सिक्योरिटी देख के। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्जिन पे। डेली मार्जिन पेएबल बाय ट्रेडिंग मेंबर्स इन कैश मार्केट। कैश मार्केट मतलब कि कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट।
आप इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डेली मार्जिन पेएबल बाय द ट्रेडिंग मेंबर्स इन द कैश मार्केट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 तरीके के मार्जिन होते हैं, डेली मार्जिन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, वैर मार्जिन, एम टू एम मार्क टू मार्केट मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ELM मार्जिन, ओके। तो ये होते हैं। अब आगे जाते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारा क्या दे रखा है मार्जिन में। द मार्जिन आर कंप्यूटेड एट क्लाइंट लेवल, ठीक है। क्लाइंट के लेवल पे मार्जिन को कंप्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेडिंग मेंबर है, उसके 100 क्लाइंट है तो 100 के हिसाब से एक मार्जिन आएगा, ठीक है। नहीं, जो क्लाइंट जितने की डीलिंग करता है उसके हिसाब से उसका अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्जिन आता है। अ मेंबर एंटरिंग एन ऑर्डर नीड्स टू एंटर द क्लाइंट कोड, जो भी मेंबर एंटर कर रहा है ऑर्डर, उसको क्लाइंट कोड डालना है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मार्जिन इज कंप्यूटेड एट द क्लाइंट लेवल। और क्लाइंट कोड जैसे ही वो डालेगा तो जो इंफॉर्मेशन जो निकल कर आएगी, जो मार्जिन जो कैलकुलेट होगा वो क्लाइंट के लेवल पर होगा, ओके। विच विल बी पेएबल बाय द ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन अपफ्रंट बेसिस, मतलब कि विच विल बी पेएबल बाय द ट्रेडिंग मेंबर ऑन एन अपफ्रंट बेसिस। अपफ्रंट बेसिस जैसे मैं शुरू ही कर दी तो मैंने बताया था, अपफ्रंट मतलब कि एडवांस में उसको देना होता है, ठीक है। Let us see in details what is meant by these margins। अब हम देखते हैं डिटेल में कि इन मार्जिन का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वैल्यू एट रिस्क मार्जिन से, वैर मार्जिन, ठीक है। वेयर इज सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर होता है विच इनकैप्सुलेट्स, मतलब विच जो कि कैलकुलेट करता है, विच कैप्चर जो कि कैप्चर करता है होल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क इन अ पोर्टफोलियो, मतलब कि एक पोर्टफोलियो में कितना रिस्क हो सकता है इसके बारे में एक नंबर है, एक वैर, एक सिंगल नंबर है जो कि कैप्चर करता है कि कितना रिस्क, कितनी कौन सी पोर्टफोलियो में कितना रिस्क हो सकता है, ओके। इट मेजर्स पोटेंशियल लॉस फ्रॉम एन अनलाइकली एडवर्स इवेंट। अनलाइकली मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल इवेंट। अनफेवरेबल इवेंट हो गया मतलब कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड, और अनफेवरेबल मतलब जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसा कोई इवेंट हुआ मार्केट में, नॉर्मल मार्केट एनवायरनमेंट में ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है। अब जो पोटेंशियल लॉस जो हो सकता है उस एडवर्सिटी की वजह से, कुछ एडवर्स इवेंट की वजह से अगर कोई पोटेंशियल लॉस अगर निकल कर आएगा उसको बोलेंगे वैर, ठीक है। वो होगा तो मतलब उसके हिसाब से वैर मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स using historical data on market prices and rates, the current portfolio position, मतलब कि और वो किन किन जो पोटेंशियल लॉस जो निकल कर आता है, जो वैर मार्जिन जो हम करते हैं किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, मार्केट प्राइसेस का, रेट्स का, ठीक है। और करंट पोर्टफोलियो पोजीशन मतलब उस पोर्टफोलियो की करंट पोजीशन क्या चल रही है इसके बारे में हम देखते हैं और तब हमारा वैर मार्जिन जो है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। मॉडल्स होते हैं, ऑप्शन मॉडल, बॉन्ड मॉडल, तो प्राइसिंग दोज पोजीशन, और उन पोजीशंस को देखने के लिए हमको इन मॉडल्स को देखना होता है कि इसमें कितना मार्केट प्राइस, कितना हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके हिसाब से हम वैर मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस पर। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर वैर मार्जिन के उससे दी हुई हैं, हम देख लेते हैं इनको। सम डेफिनेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ द वैर मार्जिन रिक्वायर्स द फॉलोइंग डेफिनेशन। अगर आपको वैर मार्जिन को कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो यू शुड नो अबाउट दीज, ये जो 4 हैं डेफिनेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी सिग्मा, फर्स्ट है सिक्योरिटी सिग्मा। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी आप समझते हैं, सिक्योरिटी मतलब शेयर, ठीक है। सिग्मा आप समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन या वोलेटिलिटी, ठीक है। तो अगर किसी शेयर में वेरिएशन आते हैं, शेयर में वेरिएशन नहीं आते, शेयर के प्राइसेस में वेरिएशन आते हैं, तो समझ लो कि शेयर के प्राइसेस में वेरिएशन आने से, वोलेटिलिटी आने से जो चेंजेस आते हैं वो होता है सिक्योरिटी सिग्मा, ओके। It means the volatility of the security computed as at the end of the previous trading day, मतलब कि जो कि security, it means the volatility of security, मतलब कि previous trading day पर उस security में कितनी volatility थी, कितनी variations हुई, उसके हिसाब से security sigma निकलता है, ठीक है। security var, वैर क्या होता है? सिक्योरिटी वैर मतलब इट मीन्स द हायर ऑफ, अब देखो सिक्योरिटी सिग्मा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी वैर मार्जिन। बेसिकली ये क्या क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स द हायर ऑफ 7.5% और 3.5 सिक्योरिटी सिग्मा। अब मान लो कि सिक्योरिटी सिग्मा यहाँ पर लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी सिग्मा क्या है। मान लो कि मैंने बोला कि सिक्योरिटी सिग्मा आपका 4 है, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिग्मा ये आपको सिक्योरिटी वार जब निकालने के लिए बोल रहा है तो ये क्या बोल रहा है कि क्या करो, या तो 7 हायर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, या तो 7.5% होगा या फिर 3.5 सिक्योरिटी सिग्मा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो सिक्योरिटी वैर के रूप में लिया जाएगा। अब मैंने बोला कि सिक्योरिटी सिग्मा 4 है, ठीक है, तो 3.5 इंटू में मैंने 4 किया तो क्या आएगा मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है।
और ये जो 7.5% है, ये इनमें से कौन ज़्यादा है? ये मेरा 14 ज़्यादा है। तो अब क्या लगेगा, जो ये वाले जो है ये हाइयर है, ठीक है, तो ये वाला मार्जिन के रूप में लिया जाएगा, मार्जिन के फॉर्म में ये वाली चीज़, ये वाला 14 जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडेक्स सिग्मा पे। अब देखिए, जैसे हमने सिक्योरिटी सिग्मा पढ़ा, सिक्योरिटी सिग्मा मीन्स वोलेटिलिटी इन द सिक्योरिटीज प्राइसेस, ठीक है, सिक्योरिटी के प्राइसेस में वोलेटिलिटी। इंडेक्स सिग्मा क्या है? इट मीन द डेली वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इंडेक्स। डेली वोलेटिलिटी जितने मार्केट के इंडेक्स में, जैसे CNX निफ्टी हो गया, BSC का सेंसेक्स हो गया, ठीक है, तो ये इंडेक्स है NSE का निफ्टी और सेंसेक्स का BSC का सेंसेक्स, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स हो गए। अब इसमें जो डेली वोलेटिलिटी होती है उसके हिसाब से हम इंडेक्स सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटेड एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, मतलब कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे पर कितना था, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स वैर पे। इट मीन्स द हायर ऑफ 5%, मतलब 5%, या फिर 3 इंडेक्स सिग्मास, मतलब कि 3 इंटू में इंडेक्स सिग्मा, जो कि जो ज़्यादा होगा वो इंडेक्स वैर पे ले लिया जाएगा। अब मान लो इंडेक्स सिग्मा हम कहते हैं कि 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 5% आ रहा है और मैंने बोला 3 इंटू में इंडेक्स सिग्मा, इंडेक्स सिग्मा मैंने कितना लिया, मैंने लिया उसको 1। अब कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो 5% हुआ ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, ये वाला लिया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर कर दूं कि ये मेरा ये 2 है, इंडेक्स सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 6। तो अब ये ज़्यादा हो गया ना, ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो अब 6 लिया जाएगा। तो मतलब जो ज़्यादा होता है उसको लिया जाता है, विच एवर द हायर वो लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं, वेयर मार्जिन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटी, इसको देखते हैं। चलिए, वेयर मार्जिन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटी, लिक्विडिटी कैटेगराइजेशन और वार मार्जिन, इन दोनों को छोड़ दो, हम इधर आते हैं सीधे। लिक्विड सिक्योरिटीज ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो लिक्विड सिक्योरिटीज ग्रुप 1 है, तो उसमें लगता है सिक्योरिटी वार, सिंपल है, जो सिक्योरिटी सिग्मा अगर 7.5% या फिर जो हमारा जो है सिक्योरिटी सिग्मा 3.5 सिक्योरिटी सिग्मा, उनमें से जो हायर होगा वो सिक्योरिटी वार होता है। और हमने सिक्योरिटी वार कितना निकाला था, हमारे हिसाब से जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें वो 14 आ रहा था, तो वो 14 के हिसाब से वार मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे फॉर लिक्विड सिक्योरिटीज ग्रुप 1 सिक्योरिटीज। ओके, लेस लिक्विड सिक्योरिटीज में अगर आए, ग्रुप 2 सिक्योरिटीज में अगर आए, तो ये है हायर ऑफ 1.73 times security VAR and 5.20 इंडेक्स 5.20 टाइम्स इंडेक्स वार, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वैर है ये बोल रहा है कि लेस लिक्विड सिक्योरिटीज में कितना लगेगा, या तो 1.73 टाइम्स करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी वैर को, मतलब कि आप इससे गुणा कर दो तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा सिक्योरिटी वैर, ठीक है, या फिर 5.20 इंटू में इंडेक्स वैर। इंडेक्स वैर हमारा कितने आया था, हमारा जो हमने पहले लिया था उसके हिसाब से 3, अब हम 3 मान लेंगे तो जो इन दोनों में से ज़्यादा होगा उसको हम लेस लिक्विड सिक्योरिटीज़ का वैर मार्जिन समझेंगे, ठीक है, उसको हम वैर मार्जिन के तरीके से उसको ले आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं इनलिक्विड सिक्योरिटीज़ में। इनलिक्विड सिक्योरिटीज़ में ये क्या बोल रहे हैं कि 8.66 टाइम्स इंडेक्स वैर। इंडेक्स वैर आपका जितना भी आएगा, आपका इंडेक्स वैर जितना भी आएगा उसमें आप क्या करेंगे, आप उसको इंटू करेंगे 8.66 से, ठीक है। तो ये जो आएगा उसमें आपको इनलिक्विड सिक्योरिटीज के लिए ये वैर मार्जिन के रूप में फॉर्म में ये दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा कलेक्शन कैसे होता है। वैर मार्जिन हमने समझ लिया कि वैर मार्जिन क्या है, वो कलेक्ट कैसे किया जाता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वैर मार्जिन, ये यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इसको आप पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, कलेक्शन ऑफ वैर मार्जिन, द वैर मार्जिन इज कलेक्टेड ऑन एन अपफ्रंट बेसिस। अपफ्रंट बेसिस पे लिया जाता है, मतलब कि एडवांस में ले लिया जाता है, पहले ही ले लिया जाता है, ठीक है। बाय एडजस्टिंग अगेंस्ट द टोटल लिक्विड एसेट्स ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ ट्रेड। और कैसे एडजस्ट करते हैं कि मतलब कि जो मेंबर है उसके पास उतनी सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं या नहीं है, उसको देखकर हम कैलकुलेट करते हैं वैर मार्जिन, ठीक है। उससे कलेक्ट किया जाता है, बेसिकली कैलकुलेट तो हम जैसे करते हैं, हमने देख लिया, कलेक्ट किया जाता है। द वैर मार्जिन इज कलेक्टेड ऑन द
ग्रॉस ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर, मतलब कि ग्रॉस ओपन पोजीशन मतलब बाय और सेल दोनों को मिला के जो उसकी ओपन पोजीशन होगी, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे उसकी जो नेट पोजीशन होगी सारे क्लाइंट्स को मिला के उसके हिसाब से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। द ग्रॉस ओपन पोजीशन फॉर दिस पर्पज वुड मीन द ग्रॉस ऑफ ऑल नेट पोजीशन फ्रॉम ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द मेंबर। अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स प्रोप्राइटरी पोजीशन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक क्लाइंट है ए, एक है बी, ठीक है। ये बाय है, ये सेल है, ठीक है। यहाँ पर सेल हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि इसने 50 खरीदा और 100 बेच दिया, ठीक है। ये हो गया -50, ठीक है। अभी उसके पास से 50 खरीदा उसने, पर उसको 50 और ज़्यादा देने पड़ेगा तो -50, ठीक है। बी ने 100 खरीदा, 50 बेचा, मतलब +50। इसके पास 50 अभी भी है, इसलिए माइनस ये प्लस लगा रखा है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका मतलब। अभी क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, मतलब कि जो क्लाइंट जो मेंबर है उसकी जो पोजीशन बन रही है, जो ग्रॉस ओपन जो पोजीशन है वो है 0। इसका मतलब कि उसको कुछ नहीं देना, बट ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। 50 यहाँ से उसको देना है मोर और यहाँ पर उसको 50 मोर लेना है, तो ये कुल मिला के हो गया 100। तो ये जो 100 है दिस इज द पोजीशन ऑफ द मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। 0 नहीं है उसकी। और मतलब जितने भी सारे क्लाइंट है उसके ऑल नेट पोजीशन अक्रॉस ऑल द क्लाइंट्स ऑफ अ मेंबर, ठीक है। जितने भी क्लाइंट हैं उन सबकी नेट पोजीशन को मिलाकर ही उससे वेर मार्जिन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, चलिए। अपफ्रंट मार्जिन रेट्स। अपफ्रंट मार्जिन मतलब एडवांस। मैंने आपको बताया कि बार बार बता रही हूँ कि एडवांस है, इसका मतलब कि एडवांस में मार्केट रेट्स होते हैं। जैसे वेर मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे हमने पूरा पढ़ा था ना आगे, 3 मार्जिन है, M2M मार्जिन, वायर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो यहाँ पे ये 2 जो मार्जिन है यहाँ पे अपफ्रंट बेसिस पे मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। इन मार्जिन को अपफ्रंट बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेबल फॉर ऑल सिक्योरिटीज इन ट्रेड फॉर ट्रेड सर्वेलेंस shall be 100%, ठीक है। The intraday where files are generated based on the prices at 11 AM, 12:30 PM, 2 PM और 3:30 PM। मतलब जो इंट्राडे वेयर फाइल्स है, इंट्राडे मतलब कि जहाँ पे बस एक ही दिन के लिए ट्रेडिंग होती है, हम अपने शेयर लगाते हैं, हम कहते हैं कि एक ही दिन में हम इसको ट्रेड करना है, हम ज़्यादा दिनों तक रखते नहीं उसको इंट्राडे। तो इंट्राडे मतलब वेयर फाइल्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द प्राइसेस, उसके प्राइसेस के बेसिस पे इंटरडे फाइल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। 11 AM पे जनरेट होती है, 12:30 PM पे जनरेट होती है, 2 PM पे जनरेट होती है, 3:30 PM पे जनरेट होती है एवरीडे, और उसके हिसाब से वेयर को कलेक्ट किया जाता है। सच इंट्राडे वेयर फाइल्स आर यूज फॉर मार्जिनिंग ऑफ द इंट्राडे मेंबर पोजीशन। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि इंट्राडे वेयर फाइल्स निकलती हैं, ये इसलिए निकलती हैं ताकि जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मेंबर जो कि ट्रेडिंग मेंबर या फिर जो इन्वेस्टर जो कि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मार्जिन लगाए जा सके, उन पर मार्जिन लगाए जा सके, इसलिए इंट्राडे वेयर फाइल्स को निकाला जाता है, ठीक है, बाय एक्सचेंज। और ये जो मार्जिन है इसको आपको मतलब कि आपको अपने ट्रेडिंग मेंबर से आपको इसे कैलकुलेट नहीं कराना है, आप इसे खुद से कैलकुलेट नहीं कराना। वैसे इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट वेयर मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, जिसको हम बाद में कोशिश भी करेंगे कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, कैसे होता है। आप बहुत ईजी है, ठीक है, उसको मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है वैसे भी, बट क्या है एक्सचेंज ही आपको करके देता है, मतलब कि पूरा वेल डिफाइंड सिस्टम है। आप वहाँ पर जाओगे आपको एक्सचेंज आपको करके देगा ये, ठीक है। इन एडिशन टू अबव, अ वेयर फाइल एट द एंड ऑफ द डे एंड बिगिन ऑफ अ डे इज प्रोवाइडेड एंड द सेम इज एप्लीकेबल ऑन द पोजीशंस फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। मतलब कि जो वेयर फाइल है जो कि एंड ऑफ द डे पे निकली है एंड जब बिगिन ऑफ द डे पे, मतलब जब डे शुरू हुआ है ट्रेडिंग डे तब पे निकली है, वो दोनों को प्रोवाइड करते हैं और इन द सेम इज एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर भी, ठीक है। तो ये हमारी बात थी वेयर मार्जिन पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।